ओके, लेट अस स्टार्ट द क्लास। हेलो बच्चों, कैसे हैं सब ठीक होंगे। आज हम जो है चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का, क्लास 12th। इससे पहले जो मैंने चैप्टर फर्स्ट कराया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है या वो क्लासेस नहीं अटेंड करी हैं तो वो भी अटेंड कर लेना। चैप्टर फर्स्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम्स के नज़रिए से। सभी बच्चे पहले तो सब अपनी अटेंडेंस दे दो, और मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं ये भी बता दो। एक बार कमेंट में लिख दीजिए और सब बच्चे को बुला लो, सब लोग ऑनलाइन लाइव आ जाएं। ठीक है, आवाज़ आ रही है मतलब। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। चैप्टर का जो नाम है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड द कैपेसिटेंस। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड द कैपेसिटेंस। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं चैप्टर में। आपने इससे पहले आपने क्या पढ़ा था क्लास 11th में, और आप अभी क्या पढ़ेंगे, और क्लास 11th में जो पढ़ लिया था उसका क्या यूज़ होगा। देखिए, आपने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था पिछली क्लास में मतलब जब आप 11th में थे। ठीक है, अब होता ये था कि पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से फॉर्म हो रही थी, वो कैसे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी। ठीक है, और किस तरीके से हमारा जो टोटल एनर्जी जो थी वो कंजर्व होती थी हमारे सिस्टम के अंदर। वही चीज़ थोड़ा सा अब हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे। ठीक है, तो व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स वर्क्स इन टेकिंग अ बॉडी फ्रॉम पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई पॉइंट ए है यहाँ पे और बी कोई पॉइंट इधर है, तो जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स आएगी, जो बाहरी फोर्स होगी, और मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है कि इस पॉइंट से लेके उस ऑब्जेक्ट तक हमने मतलब इस पॉइंट से लेके ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक इस ऑब्जेक्ट को हम ले गए। ठीक है, तो कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ होगा। इसके साथ ही उस ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गई होगी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम स्प्रिंग फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने स्प्रिंग देखी है, जब स्प्रिंग को खींचते हैं, तो वही एग्जांपल पढ़ रहे हैं इसमें। अब हुआ ये कि जब हमने उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दी, लेट अस सपोज हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दी, उसके बाद हमने वो एक्सटर्नल फोर्स क्या किया, रिमूव कर दिया गया। तो अब हमारी बॉडी जो है काइनेटिक एनर्जी गेन करने लगेगी। तो वही जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो धीरे धीरे जो है कन्वर्ट होने लगेगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी के अंदर, और उसी हिसाब से हम पोटेंशियल एनर्जी को लूज़ करने लगेंगे। तो एक तरफ से पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है जैसे एक्सटर्नल फोर्स लगाया, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगी। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं द सम ऑफ काइनेटिक एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज़ दस कंजर्व्ड, यानी दोनों तरफ से जो एनर्जी है वो कंजर्व्ड हो गई। ठीक है, और इस तरीके की फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस। द टाइप फोर्सेस ऑफ दीज काइंड्स मीन्स स्प्रिंग फोर्स और द ग्रेविटेशनल फोर्स, इनको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स है क्या, वह कंजर्वेटिव फोर्स आपको बता दिया। अब हम देखते हैं जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कोलम्स फोर्स के बारे में। कोलम्स फोर्स क्या था, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर था, और K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट थी। अब मैं बार बार 1/4 पाई एप्सिलॉन नहीं लिखूँगा, आगे वाले जब मैं इसी चैप्टर में जब पढ़ेंगे हम, सिर्फ मैं इसे K से डिनोट कर दूँगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, अब हमें पता है कि कॉलम्स फोर्स क्या होती है, दो स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल्स में लगती है। और ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या होती है, उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारी दो मासेस पे डिपेंड करती है, और जो हमारी कॉलम्स फोर्स है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोले, वो हमारी दो चार्जेस पे डिपेंड करती है, जैसे Q1 और Q2 लेते हैं। दोनों फोर्सेस में जो हमारा जो सेम चीज़ जो होती है वो ये चीज़ होती है कि अगर हम फार्मूला लिखते हैं कॉलम्स फोर्स के लिए, तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है और K अलग होता है। और जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, इसे Fg से डिनोट कर सकते हैं, तो उसमें G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। मतलब Q1 और Q2 के बीच में जो दूरी है वो भी आर स्क्वायर है, और जो m1 और m2 यानी जो दोनों मासेस हैं उनके बीच में जो दूरी है वो भी आर स्क्वायर है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में जो स्क्वायर का जो डिस्टेंस का स्क्वायर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको इंट्रोडक्शन में जाननी थी। अब हम जो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, सबसे पहले अब हम देखते हैं इस चैप्टर में
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है या फिर वर्क डन क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इन सब की कॉमन डेफिनेशंस देखेंगे क्योंकि ये सब चीज़ें आपके इसमें यूज़ होंगे इस चैप्टर में। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब ये है कि जितना भी हम मान लो कोई हम टेस्ट चार्ज लेते हैं और उस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लेके आते हैं, ठीक है, तो उसमें कितना वर्क डन यूज़ हो रहा है, वही हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। जैसे कि आपको एग्जांपल दिख रहा होगा यहाँ पे, ये हमारा टेस्ट चार्ज है जो कि इन्फिनिटी पे है और हमें इस टेस्ट चार्ज को यहाँ से इस पॉइंट P तक लाना है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की अगेंस्ट में। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में कैसे? क्योंकि मैंने कि यहाँ चार्ज Q भी रख दिया, अगर आपको ये चीज़ दिख रही है, चार्ज Q भी रख दिया यहाँ पे, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन हम जो है चार्ज इधर से लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से इस पॉइंट P के ऊपर, तो यही हमारी डेफिनेशन कहलाएगी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की। मैंने एग्जाम्पल भी दे रखा है कि जैसे वर्क डन हमने 100 जूल ले लिया, अगेंस्ट वर्क डन हो रहा है किसके? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में हो रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों जो चार्जेस हैं ये हमारे रिपल्सिव नेचर के होंगे। ठीक है, रिपल्सिव नेचर का मतलब समझ में आ गया, मतलब दोनों के दोनों रिपल्स करेंगे, दोनों का सेम साइन है, जैसे कि यहाँ भी पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव साइन है। तो हमारा जितना भी वर्क डन यूज़ होगा इस टेस्ट चार्ज Q को इन्फिनिटी से लेके पॉइंट P तक आने के लिए, वही हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ठीक है, अब आगे पोटेंशियल एनर्जी की आपको डेफिनेशन भी पता है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड और गेन बाय द बॉडी व्हेन सम वर्क हैज़ टू बी डन बाय द बॉडी अगेंस्ट द फील्ड। आपको डेफिनेशन में पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के जो डेरिवेशन किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। ये जो है नोट्स जो है NCERT के अकॉर्डिंग ही है, तो आप जो है फुली बिलीव कर सकते हैं। पहले आप मेरे नोट्स जो है अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा, फिर अपने नोट्स जो है NCERT से बना सकते हैं। ठीक है, अब एक्सप्रेशन देखते हैं किस तरीके से। मैं पहले आपको ये चीज़ समझा देता हूँ कि वही चीज़ दी हुई है वापस से। हमने कोई एक सोर्स चार्ज रखा, हमने क्या लिया कि एक सोर्स चार्ज की हेल्प से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर्म हो रही है, F इलेक्ट्रिक, जहाँ लिखा है आपको यहाँ दिख रहा होगा F इलेक्ट्रिक फोर्स, और एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से हम इस चार्ज Q को, जो हमारा टेस्ट चार्ज है, वो इस पॉइंट P पे लाना चाहते हैं। ठीक है, और जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का R है। ये चीज़ समझ में आई? फिर अब हमें क्या करना है, वही टेस्ट चार्ज को Q0 को P तक लेके आना है। ठीक है, तो इसमें जो वर्क डन यूज़ होगा, आपको वर्क डन का फॉर्मूला पता ही होगा, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते हैं, W = F इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी F इंटू S होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला होता है। तो वही चीज़ हमने यूज़ करी है एक छोटे से डिस्टेंस के लिए, और जब हम डिस्टेंस dr ले रहे हैं तो हमने स्मॉलेस्ट डिस्टेंस लिया कि मान लो कि इस चार्ज ने थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया, तो उसमें वर्क डन कितना होगा, dw ले लिया, यानी छोटा सा वर्क भी ले लिया, स्मॉल एलिमेंट ले लिया वर्क का, तो dw = फोर्स F एक्सटर्नल मीन्स एक्सटर्नल फोर्स जो यहाँ से जो लग रही है, जहाँ मैं एरो बना रहा हूँ इधर ये वाली, डॉट dr, यानी मल्टीप्लिकेशन हो गया उसके डिस्टेंस का। ठीक है, अब ये चीज़ जो आपको अगली लाइन में जो दिख रही है यहाँ पे, F इलेक्ट्रिक = F एक्सटर्नल, ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगी, लेकिन माइनस होगा, जैसे आपको यहाँ माइनस दिख रहा है ना, हम इस माइनस को यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। F इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ से आ रही है, ये जो हमारा चार्ज ये है, जो सोर्स चार्ज है वहाँ से जो फोर्स लग रही है, और F एक्सटर्नल जो हम बाहर से बाहरी फोर्स लगा रहे हैं। इस चीज़ को मैं इसलिए अभी जल्दी मतलब आराम से बता रहा हूँ ताकि आपको जो है ईजिली एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि किस तरीके से हम टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाते हैं, और उसमें हम पोटेंशियल एनर्जी को किस तरीके से ड्राइव करेंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। देखो, फिर उसके बाद हमारा एक इक्वेशन तो ये हो गई, dw = F एक्सटर्नल डॉट dr। अब हमें ये भी पता चल गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो माइनस है F एक्सटर्नल के, जो कि एक्सटर्नल फोर्स है। अब हम कह सकते हैं कि dw = -Fe और dw = -F इलेक्ट्रिक डॉट dr। भाई दोनों चीज़ इक्वली तो हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो माइनस है F एक्सटर्नल फोर्स के, तो दोनों चीज़ हम लिख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, अब हमें आगे चलते हैं, थोड़ा इसका डेरिवेशन है। फिर हमें ये पता है, वी नो दैट
E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, ये तो हम पीछे पढ़ते हुए आए हैं पिछले वाले चैप्टर में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, ठीक है। तो हमें उसी चीज़ की वैल्यू मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को यूज़ करके हमें फोर्स निकालनी है। देखो कैसे, तो एफ ई इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई, जैसे यहाँ पे लिखा है ना क्यू नॉट इंटू ई, तो क्यू नॉट इंटू ई हो गया। अब हमने क्या किया, एफ ई की वैल्यू यहाँ पे, ये वाले जो एफ ई था ना जो इक्वेशन 2 में है, उस एफ ई की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी इक्वेशन 2 के अंदर क्यू ई, यानी क्यू नॉट ई। क्यू नॉट ई मीन्स जब भी हम क्यू नॉट इस तरीके से लिखा होता है तो वो टेस्ट चार्ज है, आपको पता है, ये चीज़ लिखा, ठीक है। फिर अब हम जो है इसमें इंटीग्रेशन करते हैं। अब हमने ये चीज़ जो है इंटीग्रेट कर दिया, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी आर। अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता होगा कि कुछ जो है इंटीग्रेशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक डेफिनेट इंटीग्रल होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है। अभी आप एज ए मैथ स्टूडेंट तो पढ़ेंगे, लेकिन बायोलॉजी वालों को कभी नहीं पता चल जाएगा, पता नहीं चलेगा क्योंकि वो पढ़ेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इंटीग्रल जो है जिस पे कोई लिमिट्स नहीं हो रही हैं, ठीक है। अब इस पे क्या है, लिमिट्स हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है इस तरीके से दिया है, इन्फिनिटी से लेके आर तक, यहाँ देखिए, ठीक है। अभी बताता हूँ ये चीज़, हाँ ये चीज़ देखिए, जो हमारा जो है ये जो पूरा एक्सप्रेशन लिखा है ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रल कहलाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी से लेके आर पॉइंट तक हम उस जो हमारा क्यू नॉट चार्ज था हम उसको टेस्ट चार्ज को ले जा रहे थे, ठीक है। तो हमने इसमें लिमिट्स कर दी, जिसमें लिमिट होता है जिस इंटीग्रेशन में वो डेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है, और जिसमें लिमिट नहीं होता वो इनडेफिनेट होता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज़, लेकिन ये पूरी चीज़ आपको जब भी क्लियर होगी जब आप स्पेशली जब इंटीग्रेशन के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने ये चीज़ वैल्यू पुट कर दी, और क्यू नॉट तो टेस्ट चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट है, और हमने ऐसे के ऐसे एक्सप्रेशन को अभी लिख दिया। और उसके बाद जो डब्लू था ना इसमें हमने यू से डिनोट कर दिया उस पोटेंशियल एनर्जी को, तो हमारा कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन आ गया। इसके बाद अब हम देखते हैं कि इसकी यूनिट्स और क्वांटिटी क्या क्या होगी। यूनिट्स एंड क्वांटिटी क्या क्या होंगी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की, या फिर सिंपल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं हम। आपको पता होगा ये चीज़ कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी यानी एनर्जी की यूनिट जूल होती है, लेकिन हम ये तो ऐसा ही यूनिट है, जो CGS यूनिट है उसे अर्ग बोलते हैं, ERG, और 1 अर्ग इक्वल टू 10 की पावर माइनस जूल होता है, 10 की पावर माइनस 7 जूल होता है। और हमारा पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आपको कॉमन सी चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी समझ में आया, इसका एक्सप्रेशन बहुत ईजी सा है, आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखना है, पूछा नहीं जाता एग्जाम में, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए चीज़। अब हम आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल किस तरीके से डिफाइन करते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इट इज़ द रेशो ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट मीन्स V इक्वल टू W अपॉन Q, यानी जो भी हमने पोटेंशियल एनर्जी या फिर कोई एनर्जी या वर्क डन ये काम किया, अगर हम उसी काम को टोटल डिवाइड कर देते हैं उसके टेस्ट चार्ज यानी Q नॉट से, तो हमारा उसमें वोल्ट निकल के आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर है। अब आगे देखते हैं यूनिट्स। ऐसा यूनिट आपको थोड़ा बहुत ये ब्लर सा हो रहा होगा, विजिबल नहीं हो रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं पढ़ के बता दूंगा, दिख रहा होगा कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज जूल पर कुलम। जूल पर कुलम क्लियर है आपको, जूल वर्क डन यानी एनर्जी की यूनिट हो गई, और W अपॉन क्यू नॉट, W अपॉन क्यू नॉट, तो वर्क डन की यूनिट हमारी जूल हो गई और चार्ज की यूनिट कुलम हो गई। ये तो इसकी वैसी यूनिट होगी जो हमने फॉर्मूले से ड्राइव करते हैं। इसको वोल्ट भी यूनिट होती है, जो साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर वोल्टा, उन्हीं के नाम से ये इसकी जो है यूनिट चलती है। और इसकी CGS यूनिट क्या है, अर्ग पर कुलम्ब स्टैट, अर्ग पर कुलम्ब स्टैट, ठीक है। जो CGS में जो लिखते हैं इस वाली इसकी यूनिट को, वो ERG पर कुलम्ब स्टैट। अब 1 अर्ग इक्वल टू 10 की पावर माइनस 7, ये चीज़ तो मैंने बताया आपको। और हमारा जो 1 स्टैट कुलम्ब होता है वो 3 इंटू 10 की पावर 19 कुलम्ब होता है, ठीक है। ये चीज़ जो है स्टैट, ये भी एक तरीके की यूनिटी है, 1 स्टैट कुलम्ब यानी चार्ज की यूनिटी है, जो कि 3 इंटू 10 की पावर 9 कुलम्ब के इक्वल होता है। ये चीज़ क्लियर है आपको, ओके। अब देखो, अब 1 स्टैट कुलम्ब है, अब हमने क्या किया कि वोल्ट की फॉर्म में अगर हम इसकी यूनिट निकालते हैं, किस तरीके से, देखो, अब V इक्वल टू W अपॉन Q होता है, अभी हमने बताया था ना, ठीक है। तो W की यूनिट तो हो गई अर्ग, और Q की यूनिट हो गई स्टैट पर कुलम्ब। हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, CGS में बात कर रहे हैं।
CGS में जो हम बात कर रहे हैं और आपको आर निकाल कर रहे हैं 1 स्टेट वोल्ट। 1 स्टेट वोल्ट फिर क्या आ जाएगा हमारा 0.33 × 10⁻16 जूल पर कूलम और वोल्ट। और ये हमारी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको जाननी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए, फिर मैं दोबारा से भी एक्सप्लेन करूँगा इसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी तो आपको क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, उसकी यूनिट्स क्या है, वो कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं और उनकी कौन कौन सी हमारे कुछ जो यूनिट्स हैं यानी वैल्यूज़ हैं जो याद करनी है आपको। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि एक्सप्लेन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट एक्सप्लेन करने के लिए आपको किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे आप। देखो कोई भी किसी भी उसका फॉर्मूला ले लो, आप किसी भी टॉपिक पर या किसी चीज़ का भी फॉर्मूला ले लो और उसमें जब एक्सप्लेन करने के लिए आता है कि एक्सप्लेन 1 ऑफ दिस, यानी कि इसका 1 एक्सप्लेन करिए। जैसे कि इसमें लिखा है 1 वोल्ट, तो कैसे, मान लो V = W/Q है। ठीक है, तो अब मैं क्या लेता हूँ, इसमें वर्क डन ले लूँगा कितना 1 जूल का, और जो चार्ज ले लूँगा 1 कूलम का। तो जो इससे जो वैल्यू आएगी वही हमारा 1 वोल्ट कहलाएगा। ठीक है, तो यही हमारा 1 वोल्ट होता है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इफ़ 1 जूल वर्क डन इज़ डन टू ब्रिंग अ 1 कूलम चार्ज, यानी कि मान लो कि एक चार्ज इधर है और यहाँ पे मुझे लेके आना है ये ए पॉइंट पे, तो जितना मुझे वर्क डन होगा, मान लो कि इस चार्ज की वैल्यू 1 कूलम थी और इससे जितना भी कोई वर्क डन होगा यहाँ पे आते आते, मान लो वो मुझे 1 जूल खर्च हुआ, तो मुझसे पूछा गया कि इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो आप किस तरीके से करोगे, 1 जूल अपॉन, जहाँ मैंने सर्कल किया है 1 जूल अपॉन 1 कूलम = 1 वोल्ट। हो गया क्लियर ये चीज़। ओके, अब आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैसे, आपको थोड़ा सा ये चीज़ लिखा होने से पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे। मान लो कि हमारे पास 2 पॉइंट है, एक ए पॉइंट हो गया, एक बी पॉइंट हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि यहाँ मेरा एक कोई टेस्ट चार्ज था, जहाँ मैंने अभी सर्कल किया ये, तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ अपने टेस्ट चार्ज को लेके आया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे पोटेंशियल अलग रहा होगा, फिर यहाँ पे कुछ और अलग होगा। हो सकता है मैं इधर से लेके आऊँ, अगर दूरी सेम ना हो, अगर दूरी जो अलग अलग हो तो यहाँ से भी अलग हो सकता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हैं तो वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। यानी 2 पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, वही हमारा क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, देखो कैसे, वर्क डन टू ब्रिंग अ 2 कूलम चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द अनदर पॉइंट, यानी कि मान लो कि इधर है हमारा Q0 है चार्ज और यहाँ हमारा सोर्स चार्ज है। इस चार्ज को पहले मैं यहाँ लेकर आया तो कुछ पोटेंशियल रहा होगा, मान लो कि V1 है वो, और इसी चार्ज को फिर इस वाले पॉइंट पे आया फिर ये। ठीक है, तो फिर वो V2 रहा होगा। जब मैं निकालता हूँ V2 - V1 तो हमारा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ये चीज़ जो वैल्यूज़ आपको दिख रही हैं ये जो एग्जांपल लेके बताई हुई हैं। ठीक है, वही चीज़ है जो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी यानी जो वर्क डन है वो हमारा 300 जूल है। मान लो कि बी पॉइंट तक लाने के लिए यूज़ होता चार्ज को, और वहीं ए पॉइंट तक लाने के लिए होता 100 जूल। तो V = W/Q निकाल लो, तो W - WA, वर्क डन एट B माइनस वर्क डन एट A, यानी 300 - 100/2, तो 100 जूल पर कूलम हो गया ये। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई किस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा इसमें डेरिवेशन स्टार्ट हो जाती हैं कि किस तरीके से हम जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है और किस तरीके से उसे ड्राइव करते हैं। हमें ये चीज़ ड्राइव करनी है, V = KQ/R। अब जब भी आप K लिखा देखते हो पूरे चैप्टर में, याद रखना कि ये 1/4πε0 है। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से रिमेंबर रखनी, याद रखना है कि 1/4πε0 होगा। अब हमें ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करना है। नाउ अब हम ड्राइव करते हैं। सपोज़, वैसे पुरानी वाली डेरिवेशन है जो हमने स्टार्टिंग में भी की थी ना, वही चीज़ है, आपको समझ में भी आ जाएगी ये चीज़। देखो हमारे पास मान लो कंसिडर है कोई पॉइंट चार्ज है Q0, यहाँ Q0 है, ये Q लिखा है, Q0 है। वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी इस पॉइंट P पे हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि इस चार्ज को इन्फिनिटी से लेके इस पॉइंट P तक लाना है
और जो भी पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमारी डिस्टेंस का dr ले लिया हमने, ठीक है, और x ले लिया हमने इस पॉइंट से लेकर यहाँ पॉइंट तक का डिस्टेंस, x जो दूरी है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। और जो हमारा सोर्स चार्ज है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा ही, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस तो करेगी अगर यहाँ पे कोई चार्ज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज बाई अ स्मॉल डिस्टेंस dr। कितना वर्क डन होगा आपको पहले भी बताया था, W = F/s होता है, F/s। ठीक है, यहाँ चीज़ दिख नहीं रहा होगा जो मैंने बोला, F फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो dW = F एक्सटर्नल इंटू dr हो गया। F एक्सटर्नल मीन्स जो बाहरी फोर्स है जो इस चार्ज Q0 को इस पॉइंट P तक लाने में मदद कर रही है, और F एक्सटर्नल = -Fe। -Fe अभी बताया था आपको क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, एक रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस हो रही हैं दोनों। मीन्स कि ये जो टेस्ट Q जो चार्ज है ये भी एक अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, और यहाँ से भी एक एक्सटर्नल फोर्स आ रही है। ठीक है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, रिपल्सिव फोर्स है। रिपल्सिव फोर्स होने के कारण ये जो है नेगेटिव साइन आया है। तो dW = -FE/dr। ये वाली इक्वेशन समझ में आई, जो Fe आया यहाँ पे, मतलब F एक्सटर्नल की वैल्यू पुट कर दी F फर्स्ट इक्वेशन में, तो इक्वेशन 2 बन गई। उसके बाद वही चीज़ किया, E = F/Q और F = Q0E, हमने ये चीज़ वैल्यू पुट करी। ठीक है, पुट करने के बाद फिर से हम इंटीग्रेट करते हैं इसे, टोटल वर्क डन निकाल रहे हैं ना, क्योंकि टोटल वर्क डन निकालने के बाद ही तो हमें पता चलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, क्योंकि V = W/Q होता है। अब हम जब Q निकालेंगे तो जब ही तो हमें पता चलेगा कि हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, यहाँ चीज़ अभी इंटीग्रेट देखो किस तरीके से करेंगे। W = -Q0 इन्फिनिटी से R और E.dr, ये चीज़ क्लियर हुई, यहाँ तक हमने लिखा ये वाला। अब मैंने क्या किया, ये W की वैल्यू जो है ना यहाँ पे, यहाँ W लिखा है इधर। अब ये Q0 नीचे आ गया, ये वाला जो Q0 था ये यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको, सिर्फ माइनस ही दिख रहा है ना, ये Q0 नीचे आ गया। अब Q0 का मतलब अगर W/Q लिखा है, और W/Q0 क्या होता है, V के इक्वल होता है, तो V हमारा इतना आ गया, V = -इन्फिनिटी से R E.dr। V की वैल्यू समझ में आई, कैसे आई, क्योंकि V = W/Q होता है और Q नीचे चला गया था इसमें। ठीक है, अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज की वजह से ये होती है, E = KQ/r² और यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन शो कर रहा है इसका। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगी, और K की वैल्यू 1/4πε0, और हमने ये चैप्टर पिछले चैप्टर में ड्राइव भी किया था। ठीक है, अब हमने क्या किया इसमें कि जो r² है, जो पहले जो डिस्टेंस थी उसे x² से डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, एंड R डिनोट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स, यानी बाहर की तरफ निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। रेडियली आउटवर्ड्स मतलब क्योंकि क्यों था हमारे पास, जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो बाहर की तरफ निकल रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है हमारी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो ये वाली E की वैल्यू है ये इसमें पुट कर दी, E की वैल्यू KQ/r²। ये चीज़ क्लियर हुई, V = R/∞ KQ/r².r.dr। ये चीज़ मैं बताऊंगा किस तरीके से आया है, वैसे आपको पता चल गया होगा। देखो यहाँ से कि r.dr तो पहले से ही था, और KQ/r² और R आ गया, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी। जब आप इन्हें खुद से करोगे ना बहुत अच्छे से तो समझ में आ जाएंगे, क्योंकि अभी तो आप सिर्फ सुन ही रहे हो और देख रहे हो, जब खुद से हाथ चलाओगे तो क्लियरली हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें डॉट प्रोडक्ट का रूल लगेगा, क्योंकि r.dr का क्या मतलब है कि A.B है तो वो AB cos θ होता है। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यूनिट वेक्टर इसलिए नाम ही दिया जाता है, जैसे ये जो r कैप लिखा हुआ ये हमारा यूनिट वेक्टर है, तो r.dr का मतलब 1, तो वैल्यू आ गई r कैप की। dr को मैंने ऐसे ही लिख दिया, और cos θ यानी एंगल इसमें कितना है, 0 डिग्री है, तो cos 0 1 हो गया। तो ये पूरी जो वैल्यू है, कहने का मतलब ये है जो r.dr है सिर्फ dr रह जाएगा। ठीक है, तो dr रह गया तो सिर्फ इतना रह गई वैल्यू, V = -इन्फिनिटी से R और KQ/x², ये वाला जो x² है। अब ठीक है, हमने रिप्लेस कर दिया था उस डिस्टेंस को,
उससे कोई दिक्कत नहीं, आप रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। और के क्यू हमारा कांस्टेंट है ही। अब हम जो है इसमें मेन इंटीग्रेशन लगाते हैं, माइनस के क्यू अपॉन इन्फिनिटी से आर और 1/x² बच गया, के क्यू बाहर ले लिया मैंने इसमें, ठीक है, ये वाला जो के क्यू है। अब इन्फिनिटी से आर है, एक्स की पावर ये 1/x² ऐसे था और ये ऊपर जाएगा तो x की पावर -2 हो जाएगा, इतना तो जानती होगे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स। तो उसके बाद इसे इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो ये चीज़ होती है। अभी मेरे हिसाब से आपको जो है जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि जो हमारा इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है, अगर मैं कोई भी हमारा वेरिएबल है x की पावर n, तो अगर उसे मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो वो आता है x की पावर n+1/n+1, ठीक है। यहाँ जो है ये जो फॉर्मूला जो लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ x की पावर माइनस में है, क्योंकि -2 है, इसलिए -2+1 किया और -2+1 किया, तो फाइनली हमारे पास 1/x आ गया ये। अब हमें, क्योंकि हमारा एक डेफिनेट इंटीग्रल है, हमें लिमिट्स भी हटानी है। इसकी लिमिट्स हटाने का मतलब होता है कि लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कैसे? जैसे ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा ये चीज़ जो लिखी है। अब जब मैं इसमें लिमिट्स लगाता हूँ तो 1/x लिखा है यहाँ पे, ठीक है, ये जो है इधर। अब 1/x के साथ ही मैंने क्या किया, सबसे पहले 1/r लिखा, क्योंकि x की जगह r लगाया और एक बार x की जगह इन्फिनिटी रख दिया, क्योंकि लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट ले रहे हैं, वही चीज़ जो यहाँ लिखा है। अब 1/∞ आपको पता है 0 होता है, और हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया v = KQ/r का आ गया, ठीक है। यही हमें ड्राइव करना था स्टार्टिंग में, क्योंकि ये वाली चीज़ तो 0 हो गई और बचा क्या, एक मिनट रुकिए, ये वाली चीज़ जो है ये 0 हो गई, तो KQ/r बच गया बस, ठीक है। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी इस तरीके से आपने देखी होगी, Gm/r होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोरिलेट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम इसका जो है ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब आपको दो चीज़ पता चल गई होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ/r² होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला KQ/r होता है। अब हम इसका जो है ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखो ग्राफ इस तरीके से आएगा, कुछ जैसा आपको दिख रहा है सामने। अगर हम अलग अलग वैल्यूज़ लेते हैं और फिर हम जो है ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ जो है हमारा इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है? अभी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसमें जो वेरिएशन दे रखा है dr के साथ। तो अगर हम देखते हैं, अगर मैं r की वैल्यू 2r करता हूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, मतलब 2 टाइम्स कम हो जाएगा। कैसे? कि क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इफ़ r बिकम्स 2r, यानी r की वैल्यू मैंने दुगनी कर दी, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी दुगनी तेज़ी से कम हो जाएगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी, अगर मैंने r² है और इसे दुगना किया तो 2r का होल स्क्वायर होगा, यानी 4r², तो डिस्टेंस तो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगी वो 4 गुना कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है r² के, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है आपको? रेड लाइन कर्व शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड द ब्लू लाइन कर्व शोज द पोटेंशियल। रेड लाइन वाली क्या शो कर रही है, हमारी ई की वैल्यू को, और जो ब्लू है कि ब्लैक है, मतलब इसमें आपको कलर का पता नहीं चलेगा, लेकिन जो नीचे वाली लाइन है वो पोटेंशियल है, ठीक है, और ऊपर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ तक समझ में आया होगा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये एग्ज़ाम के नज़रिए से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल आप पढ़ के आए थे पिछले चैप्टर में, क्या था किसी को याद हो तो, 2 चार्जेस ले लिया करते थे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, और उनके बीच की दूरी डिस्टेंस 2l लेते थे या 2a लेते थे, जो भी आपको याद हो, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल था। अब हम इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जो है क्या निकालेंगे, किसी एक पॉइंट P को ले लेंगे, जैसे यहाँ पे लिया हुआ है डायग्राम में, आगे बताऊँगा, उस पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। सबसे पहले मैं क्या आपको करता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा डायग्राम क्या है, फिर इसका थ्योरी लिखेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। देखो 2 चार्जेस ले लिए हमने, +q और -q ले लिए, इनके बीच की दूरी 2l है, और इसके बीच वाला पॉइंट जो है यहाँ पे जो मैंने 2 डॉट लगाई हैं, ये हमारा इसका सेंटर पॉइंट है, तो l ऊपर हो गए,
ठीक है। और इसकी दूरी जो है वो एक R1 है यहाँ से लेके R2 और बीच वाला रिजल्टेंट, और ये एंगल थीटा ले लिया, और हमें पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। शुरू में क्या लिखेंगे, कंसिडर अ इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग अ डाइपोल मोमेंट P। मान लो कि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसका कोई डाइपोल मोमेंट P तो होगा ही। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम मिड पॉइंट। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी निकाला आपने, फॉर्मूला क्या था, V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, अभी फाइंड करके आए हो ना पीछे, के क्यू अपॉन आर वही चीज़ है। तो V1 एक पोटेंशियल होगा चार्ज Q पे, जो मैंने V1 मान लिया। इसी तरीके से V2 माइनस के Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो गया, जो कि नेगेटिव चार्ज के ऊपर है। दो पोटेंशियल है। अब हम टोटल पोटेंशियल ऐड करते हैं तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 होगा, और उसके बाद ये चीज़ इक्वेशन आएगी कुछ इस तरीके से बनी हुई। ठीक है, यहाँ तक तो सबको समझ में आ जाता है बहुत अच्छे से क्लियरली, क्योंकि अभी हमने किया है कि दोनों चार्जेस के ऊपर जो पोटेंशियल लग रहे थे उनको ऐड कर दिया और कुछ इस तरीके से इक्वेशन बना दी। अब मेन बात जो आती है वो ये आती है कि R1 और R2 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। वो चीज़ जो है अच्छे से समझ लेना, अभी जैसे बता रहा हूँ, और फिर खुद से करना तो क्लियर हो जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ R1 एंड R2। अब मैंने क्या किया, जो पहले वाला जो डायग्राम था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, कुछ चेंजेस ला दिए। कैसे कि आपको वही इलेक्ट्रिक डाइपोल दिख रहा होगा, पॉइंट P भी दिख रहा होगा, R1 भी दिख रहा होगा, R2 भी है और R भी है। लेकिन थोड़ा डिफरेंस ये है कि मुझे R1 और R2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया कि एक पॉइंट A से एक लाइन यहाँ से खींची ऐसे, ठीक है, और एक पॉइंट B से जहाँ नेगेटिव चार्ज है वहाँ से एक लाइन ऐसे खींची और ये वाले को जोड़ दिया। ठीक है, समझ में आया, ये पूरा लाइन जो है जोड़ दिया। ये चीज़ क्लियर है, देख लो चाहे तो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ लो। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके चैप्टर के लिए, एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिए ड्यू टू डाइपोल। तो समझ में आया, ये वाली पॉइंट मैंने यहाँ से लाइन खींचा और एक इधर से खींचा। अब इसके बाद क्या किया, ये वाला कंपोनेंट L साइन थीटा हो गया, ये कंपोनेंट L कॉस थीटा हो गया। अब जिन जिन बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे। मान लो कि मैंने ये वाला ट्राइंगल अलग से लिया, ये जो ट्राइंगल दिया हुआ है ना जहाँ मैंने बनाया है, इसे अलग से ले लिया। तो अलग से लेने का मतलब इस तरीके से मैंने लिखा इसे, ये ऐसे, और ये थीटा है हमारा, ये A पॉइंट है, और ये तो हमारा L था। ये चीज़ तो क्लियर है, ये तो हमारी L है ना, और यहाँ से लेके नीचे वाली भी L है, टोटल 2L है। तो अगर ये L है, अगर मैं निकालता हूँ इसमें साइन थीटा की वैल्यू निकालता हूँ इसके अकॉर्डिंग, ये हमारा 90 डिग्री, यहाँ डायग्राम की तरफ देखना, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या फाइंड किया, चलो इस पॉइंट, ये पॉइंट C है और ये O पॉइंट है। अब मुझे AC की वैल्यू निकालनी है। AC की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपको अगर फॉर्मूला याद हो साइन थीटा कॉस थीटा के, तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि साइन थीटा, एक मिनट यहाँ पे जो इधर नहीं लिखा है मैंने, अलग से इधर लिख रहा हूँ, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा इसके अकॉर्डिंग AC अपॉन, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी AC अपॉन L, AC अपॉन L। ये चीज़ क्लियर हुई, AC अपॉन L, AC अपॉन L हो गया। तो AC की वैल्यू क्या आ गई, मल्टीप्लिकेशन चला गया तो AC L साइन थीटा हो गया। तो इसीलिए ये वाली वैल्यू जो है L साइन थीटा आई है और ये L कॉस थीटा आई है। इसी तरीके से मैंने ये L कॉस थीटा निकाला और ये L साइन थीटा निकाला। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बस सिंपल सी थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करिए और कुछ नहीं, अगर आपको बेसिक से रूल पता होता है तो। ठीक है, जैसे यहीं पे हमारा जो परपेंडिकुलर था ना और यहाँ थीटा ले लिया था, अब की बार सही बन रहा है, ये A पॉइंट था। देखो मैं बार बार इसलिए बस बना के बता रहा हूँ ताकि आपको अभी समझ में आ जाए, और कुछ बच्चों को तो पहले भी समझ में आ गया होगा एक ही बार में देखने से, लेकिन कुछ को समझ नहीं आता क्योंकि उनकी मैथ्स जो इतनी स्ट्रांग नहीं होती। ये C पॉइंट है, तो हमने ये इसकी वैल्यू L साइन थीटा निकाल दी जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, और ये वाली L कॉस थीटा हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे ख़त्म करते हैं ये वाली थीटा और कॉस थीटा को, अब अपने मेन टॉपिक पाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब मैं क्या करता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, किसमें, ट्राइंगल ACP में, ACP जहाँ मैंने इस तरीके से बनाया है, ACP में लगाता हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हमारा 90 डिग्री होता है वो उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज है, तो मतलब AP का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, जो यहाँ लिखा है AP स्क्वायर प्लस इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया और AC की और CP की वैल्यू पुट कर दी।
अब आप सोच रहे होगे कि सी पी की वैल्यू यहाँ से कैसे आ गई है, आर माइनस एल कॉस थीटा। देखो कैसे, टोटल जो यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है वो टोटल है आर, टोटल क्या है आर। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे सिर्फ डिस्टेंस इतना चाहिए, जो मैंने अभी ये बॉक्स बनाया ना सिर्फ इतना, तो अगर पूरे आर में से ये वाली वैल्यू माइनस कर दूँ एल कॉस थीटा तो ये भी मिल जाएगा, इसलिए आर माइनस एल कॉस थीटा ये, ठीक है। अब हमने क्या किया, मैंने थोड़ा सा जो है इस इन नोट्स में जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप देखो ये चीज़। वैसे ये चीज़ आपको जो है थोड़ा शॉर्ट में भी कर सकते हैं कि जैसे हमने स्क्वायर कर दिया आर, यहाँ में ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। उसके बाद आर स्क्वायर 1 इक्वल टू एल स्क्वायर साइन थीटा प्लस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर माइनस 2 आर एल कॉस थीटा। ये चीज़ जब आप खुद से करोगे तो बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। एल स्क्वायर कॉमन ले लिया फाइनली, उसके बाद एल स्क्वायर कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर एल। तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो फाइनली हमारी इक्वेशन क्या आ रही है, यहाँ से कुछ इस तरीके से आ रही है, आर स्क्वायर 1 इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर एल कॉस थीटा, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिया, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया यानी बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने का मतलब एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो गया, ये प्लस 1 हो गया क्योंकि आर स्क्वायर था ना, यहाँ आर स्क्वायर तो बाहर निकल गया था और नीचे आर स्क्वायर से डिवाइड भी हो गया एक बार, तो एक आर से एक आर कट जाएगा, जो कि नीचे ये चीज़ लिखी हुई है, ये जो आपको दिख रही है, ठीक है। तो आर स्क्वायर 1 इक्वल टू आर स्क्वायर एल स्क्वायर, हमारी कुछ इक्वेशन इस तरीके से आ रही है। बहुत इजी इक्वेशन है, सिंपल सी मैथमेटिक्स है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल है ये, जब आप खुद से इसे अपने हाथों सॉल्व करोगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। बस समझने वाली बात आपको यहाँ थी कि हमें R1 और R2 निकालनी थे और ये लाइन एक्सटेंड करनी थी, एल साइन थीटा कॉस थीटा लिखने थे, ठीक है। उसके बाद ये वैल्यू आई हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 5 है। अब हमने क्या किया कि एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को निगलेक्ट कर दिया, क्योंकि जो आर की वैल्यू बहुत 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 ज़्यादा बड़ी है एल स्क्वायर से यानी एल से, ठीक है। तो हमने ये वाली जो वैल्यू है ये जो है इसको इग्नोर कर दिया, तो एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर रह गया, ये हट गया मतलब। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ सिंपल सा हमारे पास ये चीज़ बच गई, ठीक है। R1 इक्वल टू आर अपॉन 1 माइनस 2L कॉस थीटा अपॉन आर की होल पावर 1/2। तो आपको ये 1/2 हटाना है, ये जो है 1/2 हटाना है, तो इसके लिए हमें बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो बेसिकली मैं यही कहूँगा कि बाइनोमियल थ्योरम याद रखना, जो मैथ के स्टूडेंट है वो तो इजीली कर जाएंगे, लेकिन जो बायोलॉजी वाले हैं वो सिंपल सी बात याद रखो कि R1 की वैल्यू जो आती है आफ्टर बाइनोमियल थ्योरम, R1 इक्वल टू आर 1 माइनस एल कॉस थीटा अपॉन आर आती है, ठीक है। ये चीज़ अच्छे से रट लो, इसकी जो R1 की वैल्यू है, जो R2 की वैल्यू होगी वो भी इसको सेम टू सेम ही होगी, उसमें सिर्फ यहाँ प्लस आ जाएगा जहाँ माइनस है, ठीक है। लेकिन अभी R2 की वैल्यू हम फिर से निकालते हैं, क्योंकि अभी तो R1 की वैल्यू आई है, अभी R2 की नहीं आई, अभी सिर्फ इक्वेशन 6 जो हमारा R1 है। तो R1 देखते हैं हम इसी वाली फिगर से, R1 कहाँ लाई कर रहा है, ये चीज़ देखिए, वो R1 नहीं R2, जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इस ये वाला इक्वेशन देखो पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा 90 डिग्री इधर है, ये जो मैं बना रहा हूँ 90 डिग्री यानी 90 के सामने वाली साइड होती है हमारी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हो गई, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करते हैं, पी बी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी का स्क्वायर। बी डी कहाँ है इसमें, बी डी दिख रहा है आपको, डी इधर है, ये वाला डी है। बी डी का स्क्वायर इक्वल टू प्लस बी डी स्क्वायर प्लस यानी पी बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ये जो पूरा है यानी पी से लेके डी, पी डी स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी हमें पी डी की वैल्यू क्या होगी, कोई बता सकता है, पी डी की वैल्यू पी से लेके यहाँ तक पूरी डी, क्योंकि ये जो वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक तो आर है और आगे भी हो जाएगा तो आर प्लस एल कॉस थीटा हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अब जब नीचे हम मैं स्क्रॉल करूँगा तो आपको ये डायग्राम दिखेगा नहीं, क्योंकि हमें अभी R2 की वैल्यू भी निकालनी है। R1 की वैल्यू यहाँ तक तो निकाल चुके थे, अगर याद हो तो, वैसे तो याद ही होगा, R1 की वैल्यू यहाँ तक निकाल चुके थे। अब R2 की वैल्यू निकालते हैं। R2 बताया आपको अभी, पी बी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, वैल्यूज पुट करी, बिल्कुल सेम टू सेम मेथड, वही चीज़ है
उसमें भी हमने उसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया था, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, तो आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2RL कॉस थीटा आया। ठीक है, बिल्कुल सेम मेथड है, वही चीज़ सेम टू सेम, और कुछ नहीं है, बस यहाँ प्लस का साइन आ रहा है और नहीं है कुछ भी। तो हमारा फाइनली जो इक्वेशन बनी वो ये वाली है R2 की वैल्यू, लेकिन फिर भी यहाँ अभी भी 1/2 आ रहा है, तो 1/2 रिमूव करने के लिए हमने बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ किया। अब हम बेटर है कि बाइनोमियल थ्योरम में नहीं जाएं बायोलॉजी वाले स्टूडेंट, सिंपली याद रखें कि R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू में सिर्फ अंतर ये है कि R1 में तो माइनस आया था यहाँ जहाँ प्लस है, जहाँ मैंने सर्कल किया हुआ है, और R2 में प्लस आया है बस, और वैल्यू सारी सेम है। अब हम इसे क्या करेंगे, कौन सी इक्वेशन पुट करेंगे, R1 और R2 आ गई, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, एक मिनट रुकिए, हाँ अब ठीक है, जो हमारी वैल्यूज आई थी यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 3 दिख रही है ना, इसमें पुट करेंगे R1 और R2 की वैल्यू। आप याद भी कर सकते हो इन वैल्यूज़ को इजीली, अगर बाई चांस एग्जाम में भूल जाते हो किस तरीके से कर रहे थे, लेकिन स्टेप करोगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। अब R1 और R2 की वैल्यू हमने पुट कर दी, V = KQ 1/R1 दिस R1, और ये R2 की वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद क्या किया हमने, इसमें जो R कॉमन, R ये वाला जो R है ना, ये बाहर ले लिया, तो ये KQ/R हो गया यहाँ पे जो है। उसके बाद हमने फार्मूला यूज़ कर दिया a माइनस बी और a प्लस बी का, जो यहाँ पे ये जो इक्वेशन दी हुई है दोनों दिख रही हैं आपको, a क्या है 1 है और b हमारा L cos θ/R है, तो ये कुछ इस तरीके से आ गई। उसके बाद हमने इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने पे वैल्यूज़ ऊपर चली गई है, फिर वैल्यू लेने के बाद 1 + L cos θ/R हुआ, 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ क्योंकि हमने पूरा जो इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो बचा क्या यहाँ पे 2L cos θ/R² डिवाइडेड बाई 1 - L² cos θ। ठीक है, अब फिर से वही चीज़ लेंगे कि जो L² है इसे इग्नोर कर दो, इग्नोर मतलब निगलेक्ट कर दो, निगलेक्ट कर दिया क्योंकि R की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है L से, निगलेक्ट कर दिया, तो कुल मिला के हमारे पास रिजल्ट ये आया, V = KQ/2L cos θ/R। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला P = Q.2L होता है, Q.2L होता है जो डाइपोल मोमेंट है। तो P की वैल्यू जो मैंने यहाँ पे रखी है, ये वाली जो P की वैल्यू है ये आई है, जो यहाँ पे जो है जो P रख दिया है ये आया है 2L लेके और Q लेके। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा KP cos θ/R²। ये चीज़ क्लियर है? ओके, अगर हम यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू 0 डिग्री ले लेते हैं, यानी एंगल जो बिल्कुल 0 ले लेते हैं, तो उसमें जो cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 होने की वजह से क्या होगा, सिंपल KP/R² बचेगा और R एक हमारा यूनिट वेक्टर होगा। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पता होगा आपको, वैसे तो इसकी वैल्यू तो 1 होती है, लेकिन जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है वेक्टर R/मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर। तो कुल मिला के जब R कैप की वैल्यू हमने पुट करी, ये वाली वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करी, तो R यहाँ पे आया और R³ नीचे होगा, क्योंकि R² और R से मल्टीप्लाई हुआ ना ये, तो हमारा R³ आ गया। तो ये चीज़, ये जो हमारा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसे जब आप खुद से सॉल्व करोगे तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके 2 केस और करते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, नहीं आपको समझ नहीं आएगा। फिर आगे चलते हैं, इसके 2 केसेस हैं। मान लो कि जो पहले वाला केस जो अभी हमने इतना लंबा चौड़ा केस किया, उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल था -Q और +Q ऐसे थे। ठीक है, और हमने कोई भी एक पॉइंट ले लिया था P, और फिर उस पर निकाल रहे थे ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस तरीके से। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ कि उस पॉइंट P को स्ट्रेट बिल्कुल 90 डिग्री पर रखता हूँ इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के। ठीक है, 90 डिग्री मतलब थीटा की वैल्यू 90 हो गई, 90 हुई तो इसका मतलब KP cos θ/R², यही तो फॉर्मूला था हमारा, है ना, यही था ना cos थीटा के हिसाब से। इसके बाद जो चेंज किया था हमने, जो यूनिट वेक्टर लगाया था अभी, एक मिनट ये देखो यहाँ पे, ये वाला जो था यही तो था मेन फार्मूला जो है, लेकिन cos थीटा हटा दिया हमने, थीटा की वैल्यू 0 ले ली तो 1 हो गया cos थीटा, तो KP/R², ये वाली वैल्यू आई, ये तो अलग है। अब हम इसी वाली इक्वेशन को यूज़ करते हैं बार बार इन दोनों केसेस में, ये जो मैंने सर्कल किया है। ठीक है,
अब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख दी तो कॉस 90 जीरो हो गया। तो इससे हमें ये भी पता चल गया कि एट इक्वेटोरियल पॉइंट द पोटेंशियल बिकम्स मिनिमम व्हेन इट इज़ परपेंडिकुलर, व्हेन द पॉइंट इज़ परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऐसे ही तो है इलेक्ट्रिक डाइपोल, बिल्कुल परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये चीज़। अगर हम देखते हैं कि बिल्कुल अगर एक्सियल लाइन में ला देते हैं, उसी का जो है सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या है कि अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बिल्कुल एक्सियल लाइन में ले आए उस पॉइंट को, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0 डिग्री ले लिया गया, क्योंकि बिल्कुल स्टेट में इससे पहले भी 0 भी लिया था हमने। ठीक है, वो तो हम ताकि वैल्यूज़ जो है सही आए बिल्कुल, ताकि वैल्यूज़ कोई जो है 0 नहीं आ जाए या मिनिमम ना आ जाए। ठीक है, इस वजह से हमने पहले वाले केस में भी ले लिया था, जैसे ऊपर कर रहे थे, जो ये वाला था, ये चीज़ जो था। ठीक है, यहाँ पे जो था ये वाला केस, वैसे मैंने पूरा एक्सप्लेन नहीं करा था आपको, इसकी ज़रूरत नहीं थी। सिंपल कॉस थीटा की वैल्यू देखो, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा है, और ए डॉट एन हमारा क्या होता है, ये एन यूनिट वेक्टर होता है, ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो ए कॉस थीटा मतलब सिमिलरली पी कॉस थीटा पी डॉट आर हो जाता है यूनिट वेक्टर जो है। ये चीज़ क्लियर नहीं हुई होगी अभी आपको, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं ये, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला था कि थीटा की वैल्यू 0 ले लो, सिंपल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 0 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 का केस वो होगा जब बिल्कुल एक्सियल लाइन में लेंगे। ठीक है, ये चीज़ पहले बोली थी मैंने, लेकिन एक्सियल लाइन में जब लेंगे, जब जो है 0 होगा थीटा की वैल्यू। तो मैं ये चीज़ आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे, कि आपको डॉट प्रोडक्ट पता है कि ए डॉट बी हमारा ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, ए बी कॉस थीटा में से अगर बी एक मैं यूनिट वेक्टर ले लेता हूँ बी को एन, तो एन कैप की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ए कॉस थीटा बच जाएगा सिर्फ ये। ए बी कॉस थीटा की जगह क्या बच गया, सिर्फ ए कॉस थीटा। इसी तरीके से सिमिलरली पी कॉस थीटा क्या है, एक अगर हम इस वाली वैल्यू की जगह जो वैल्यू पुट करते हैं पी कॉस थीटा की जगह, हमने क्या मान लिया, पी डॉट आर यूनिट वेक्टर, जो कि इसके एंगल को शो कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लिया, ये पी डॉट आर ले लिया, जो यहाँ पे वैल्यू आई थी। ये चीज़ क्लियर है, मैंने दोबारा बताई ये चीज़ आपको, अब क्लियर हो जाएगी, क्योंकि केस पढ़ो, जब केस पढ़ते हैं जब ये क्लियरली समझ में आता है। तो पहले वाले केस जो अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, वो जो है 90 डिग्री का था, और सेकंड केस जो था बिल्कुल एक्सियल पोजीशन में था। तो थीटा की वैल्यू 0 हो गई थी, और कॉस 0 यानी 1 हो गया। तो सिंपल हमारे पास फॉर्मूला KP/R² बचा था। तो हम इस चीज़ से हमें 2 केस समझ में आए कि ब्रॉड साइड में, यानी अगर हम इक्वेटोरियल पॉइंट पर रखते हैं, यानी जहाँ 90 डिग्री हो जाता है थीटा, वहाँ मिनिमम पोटेंशियल होता है, और जो एक्सियल पॉइंट पर रखते हैं वो मैक्सिमम पोटेंशियल होता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। ओके, अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी, नहीं आपको समझ नहीं आएगा फिर बहुत सारी चीज़ें। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और शेयर कर देना। ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।